everyone, this video is the part of our premium content. अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बी इट एकेडमिक्स बी इट कॉम्पिटिटिव, चाहे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूजीसी नेट, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इन सब कोर्सेज की प्रिपरेशन आप हमारे ऐप के साथ कर सकते हैं. फॉर मोर डिटेल चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. हमारे जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. For more free content, you can download the app or you can directly WhatsApp at the given number below and enjoy the lecture. Now, अब हम देखेंगे कि हम इंडिफरेंस कर्व को कैसे डिराइव कर सकते हैं. डेरिवेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व थ्रू रिवील्ड प्रेफरेंस मेथड. ठीक है. अब ऑब्वियस सी बात है, जब ये रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है, अगर ये हिग्स एलन की थ्योरी से अलग है तो ये अभी भी अलग होगी, लेकिन द पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है दोनों में वो हमको समझना है. देखिए, हिग्स ने ये बोला था कि जो कंज्यूमर है, हिग्स की दो बड़ी अजम्पशंस थी. पहला ये कि हिग्स ने ये बोला था कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं, ऑल कंज्यूमर्स दे नो देयर प्रीफरेंस. ठीक है, उनको अपना पूरा प्रीफरेंस स्केल पता है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो कंज्यूमर है उसको अपना पूरा इंडिफरेंस मैप जो है उसकी नॉलेज है. और दूसरा उन्होंने बोला था कि जो कंज्यूमर है वो कंसिस्टेंटली रैंक कर सकता है, रैंक ऑल प्रीफरेंस. कंज्यूमर जो है वो ये कर सकता है. तो ये दो चीजें हमने पढ़ी हिग्स के केस में. बट रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी किस चीज पर बेस्ड है? रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी बेस्ड है ऑब्जर्वेशंस पे. ठीक है, यानी कि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में हमने अभी तक कुछ भी अज्यूम नहीं किया है. उसके कुछ एक्सियम्स हैं, उसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, वो बात अलग है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव नॉट अज्यूम्ड एनीथिंग इन रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी. ठीक है. अब रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी क्या कहती है? वो ये कहती है कि कोई भी कंज्यूमर मार्केट गया एंड एक गिवन प्राइस इनकम सिचुएशन, एक जो प्राइस इनकम सिचुएशन थी, उस प्राइस इनकम सिचुएशन में उसने क्या बंडल चूज किया, उसके ऑब्जर्व करके हमने डिमांड थ्योरम को ड्राइव किया था. ठीक है, यानी कि ये जो एक्चुअल बिहेवियर होता है उस पे वर्क करता है. ठीक है, तो हम इंडिफरेंस कर्व भी क्या करेंगे? एक्चुअल बिहेवियर पे वर्क करेंगे. कुछ एक्चुअल बिहेवियर जो कि हम ऑब्जर्व करेंगे, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे बेटा? उसकी हेल्प से हम इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ करेंगे. लेकिन इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ करने के लिए कुछ अजम्पशंस जो है वो हमको माननी पड़ती हैं. तो अजम्पशंस फॉर डिराइविंग इंडिफरेंस कर्व थ्रू रिवील्ड प्रेफरेंस मेथड. ठीक है, क्या क्या अजम्पशंस है जो हमको माननी पड़ेंगी? तो इसमें सबसे पहली जो अजम्पशन है यही कि जो कंज्यूमर के चॉइसेस हैं वो कंसिस्टेंट है. ठीक है, अगर कंज्यूमर ने एक को प्रीफर किया है जब भी उसके पास अवेलेबल था और अफोर्डेबल भी था, तो वो सारी सिचुएशन में ए को ही प्रेफर करेगा. ही विल नेवर एवर प्रेफर बी ओवर ए. ठीक है, वो बी को कभी भी प्रेफर करेगा ही नहीं. ठीक है, ही विल ओनली प्रेफर ए. अगर आपका प्राइस इनकम सिचुएशन डिफरेंट हो जाता है या फिर ऐसा हो जाता है कि ए अब अफोर्डेबल नहीं रहा या फिर कोई एक ऐसा बंडल आ गया जो बाद में अफोर्डेबल हो जाता है, तो चॉइसेस आपके डिफरेंट हो सकते हैं. बट अगर कंज्यूमर ने एक बार में ए को चूज किया है इन कंपैरिजन टू बी, ए और बी में से ए को चूज किया है, देन ही विल चूज ए प्रोवाइडेड ए जो है वो अभी भी अफोर्डेबल और अवेलेबल हो. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. बाकी ये सब थ्योरम मैंने डायग्राम के साथ बहुत अच्छे से समझाई हुई है. कंसिस्टेंसी के बाद में इसमें यह है कि कंज्यूमर का जो टेस्ट एंड प्रीफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है.
ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कब तक कांस्टेंट रहता है? जब तक हम उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस टाइम पीरियड के लिए उसका जो टेस्ट और प्रीफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। कंज्यूमर के जो प्रीफरेंसेस है वो ट्रांजिटिव है। ये वाली एजम्पशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे हम इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ करेंगे। ट्रांजिटिव का क्या मतलब है? अगर उसने ए और बी में से ए को प्रेफर किया और उसने बी और सी में से बी को प्रेफर किया, तो ए और सी में से वो ए को प्रेफर करेगा। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट इज जो कंज्यूमर है वो रेशनली बिहेव करेगा। और रेशनली बिहेव करने का क्या मतलब है? ही विल बिहेव रेशनली इन परीटो सेंस। परीटो एक इकोनॉमिस्ट थे, ये मैं आपको बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगी, बट परीटो सेंस में रेशनली बिहेव करने का क्या मतलब है? परीटो सेंस में रेशनली बिहेव करने का मतलब ये है दैट कंज्यूमर विल ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ ए गुड टू लेस ऑफ इट। कंज्यूमर हमेशा प्रेफर करेगा ज्यादा गुड्स रेदर देन लेस ऑफ इट। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये 4 अजम्पशंस जो हैं कि पहला कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, फिर टेस्ट एंड प्रीफरेंस जो है कांस्टेंट होनी चाहिए फॉर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जिस टाइम पीरियड में हम इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ कर रहे हैं या उसका बिहेवियर मार्केट में ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो प्रीफरेंसेस हैं वो ट्रांजिटिव होती हैं, यानी कि ए और बी में ए को प्रेफर किया, बी और सी में बी को प्रेफर किया, तो ए और सी में ए को प्रेफर करेंगे। कंज्यूमर बिहेव्स रेशनली इन परीटो सेंस, इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर रेशनली जो बिहेव करता है he will always prefer more of a good than less of it। ठीक है, अब हमें assumption समझ आ गई। अब हमें देखना है कि what is the procedure। प्रोसीजर क्या है टू ड्राइव आईसी? आईसी को ड्राइव करने का सिंपल सा प्रोसीजर है कि हम डिफरेंट प्राइस इनकम सिचुएशन जो है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे? बाय वेरिंग प्राइसेस ऑफ गुड्स। हम प्राइसेस ऑफ गुड्स को चेंज करेंगे, यानी कि हम प्राइस इनकम सिचुएशन जो है वो चेंज करेंगे हर बार। ठीक है, और प्राइस इनकम सिचुएशन को चेंज करने के बाद हम कंज्यूमर के बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे और उसके थ्रू हम आईसी को ड्राइव करेंगे। दिस इज आवर मैथोडोलॉजी। ये क्या है? हमारी मैथोडोलॉजी है, प्रोसीजर है करने के लिए। कैसे होगा वो मैं भी बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे गुड वाई, यहाँ पे गुड एक्स, ये तो ओरिजिन है ही। नाउ एक बजट लाइन बनाते हैं। इस बजट लाइन को हम क्या कहते हैं? इस बजट लाइन को हम प्राइस इनकम सिचुएशन भी कहते हैं। तो लीजिए ए बी हमारी बजट लाइन हो गई। अब मैंने आपको बताया हुआ है, जब मैंने रिवील प्रेफरेंस थ्योरी पढ़ाया था, मैं पिछले 2 लेक्चर से पढ़ा रही हूँ, और जब मैंने आपको रिवील प्रेफरेंस थ्योरी पढ़ाया तो मैंने उसमें एक चीज ये बताई कि कंज्यूमर जो है वो किसी भी बंडल को चूज कर सकता है ऑन द ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, या तो ट्राइंगल ओ ए बी पे और विद इन ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, तो कंज्यूमर हैज ए चॉइस दैट ही कैन चूज एनी बंडल ऑन ए ट्राइंगल और विद इन द ट्राइंगल। तो मान लीजिए कंज्यूमर ने चूज किया दिए पॉइंट आर। ठीक है, कंज्यूमर क्या कर रहा है? आर बंडल को चूज कर रहा है। कंज्यूमर जब आर बंडल को चूज कर रहा है तो इसका मतलब बाकी सारे बंडल्स जो उसके पास अवेलेबल हैं, जिनको वो कंज्यूम कर सकता है, वो सारे इंफीरियर हैं। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। अभी तक मैंने कोई भी नई इंफॉर्मेशन आपको नहीं बताई है। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जो आर है वो जो आर है, जब उसने आर बंडल को चूज किया तो इसका मतलब बाकी सारे बंडल जो अभी उसके लिए अफोर्डेबल हैं और अवेलेबल हैं वो सब इंफीरियर हैं। ठीक है, नाउ हमें पता चल गया कि भाई वो इंफीरियर है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद में, क्योंकि हमने बताया कि जो कंज्यूमर है वो परीटो सेंस में रेशनल है,
परेटो सेंस में रेशनल होने का क्या मतलब है कि ही विल प्रेफर मोर ऑफ ए गुड देन लेस ऑफ इट. सो लेट्स ड्रॉ ए रेक्टेंगल. ठीक है, दिस इज अ शेडेड एरिया. ठीक है, ये क्या हुआ हमारा, मैंने इसको शेड कर दिया. ठीक है, सो दिस इज अ शेडेड एरिया. नाउ ये जो शेडेड एरिया है, इस रेक्टेंगल में जो भी सारे पॉइंट्स हैं उनका क्या एक डिफरेंस है. देखिए, इस बंडल में जो भी पॉइंट्स हैं वो क्या है, या तो मेरे बोथ द गुड्स की क्वांटिटी बढ़ी हुई है. ठीक है, दोनों ही गुड्स में ज्यादा कंज्यूम करूंगा, या फिर मैं एक्स को ज्यादा करूंगा और वाई मेरा सेम रहेगा, या फिर मैं y को ज्यादा करूंगा और x मेरा सेम रहेगा. बेसिकली जो कंज्यूमर है वो परेटो सेंस में रेशनल है. मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये चीज पढ़ाई थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर प्रेफर करता है कि या तो दोनों गुड्स को वो ज्यादा कंज्यूम करें, और अगर वो दोनों गुड्स को ज्यादा कंज्यूम नहीं कर रहा है तो उस केस में वो किसी एक गुड को कंज्यूम करे, प्रोवाइडेड दूसरे गुड का जो कंजम्पशन है वो कम ना हो. दूसरे गुड का कंजम्पशन कम नहीं होना चाहिए. अगर वो एक्स का कंजम्पशन बढ़ा रहा है तो वाई का कंजम्पशन सेम होना चाहिए, और अगर वो वाई का कंजम्पशन बढ़ा रहा है तो एक्स का कंजम्पशन जो है वो सेम होना चाहिए. वेरी सिंपल, वेरी बेसिक. तो ये जो बंडल है MRN, इस रेक्टेंगल के अंदर जितने भी बंडल हैं, आप किसी भी बंडल को पिक कर लीजिए. अपने घर में आपको फ्री टाइम होगा, आप इस डायग्राम को बनाइएगा और कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिसमें ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही होगी. ठीक है, लेट्स से कंज्यूमर चूज किया ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट पे देखिए x भी ज्यादा है और y भी ज्यादा है. लेट्स से कंज्यूमर ने चूज किया ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे x ज्यादा है और जो y है वो सेम है. अगेन लेट्स से कंज्यूमर ने चूज किया ये वाला पॉइंट, ये वाला, तो इसमें y ज्यादा है और x सेम है. सो देयर इज नॉट इवन ए सिंगल पॉइंट विच इज अवेलेबल इन द रेक्टेंगल जो कि हमें परेटो सेंस में रेशनली ऑप्टिमैलिटी नहीं दे रहा है. यानी कि ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है कि एक रेशनल कंज्यूमर इसमें मूव ना करना चाहे. तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, दिस इज आवर सुपीरियर बास्केट. इसका मतलब कंज्यूमर जो है वो हमेशा इस पॉइंट पे मूव करना चाहेगा. ठीक है, सो ये हमारी सुपीरियर बास्केट हो गई. और आर से जो नीचे वाले पॉइंट है ये क्या हो गए, ये मेरे इंफीरियर बास्केट्स हो गए. इंफीरियर बास्केट्स का क्या मतलब है कि जब मेरे पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे तो कंज्यूमर ने प्रेफर किया आर. आर को प्रेफर करने का मतलब है कि बाकी सारे पॉइंट्स कंज्यूमर को इंफीरियर लगते हैं. ठीक है, नाउ देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ इग्नोरेंस. ठीक है, अभी हम थोड़ी देर में जोन ऑफ इग्नोरेंस को पढ़ेंगे. मैं आपको समझा देती हूँ कि जोन ऑफ इग्नोरेंस होता क्या है. ठीक है, अब हमको ये तो समझ में आ गया कि इनडिफरेंस कर्व के जितने भी कॉम्बिनेशन है वो OAB में लगेंगे. लेट्स से दिस इज माय IC. मैं अभी अज्यूम कर रही हूँ, मैंने अभी हम नेगेशन के थ्रू इसको प्रूव करेंगे. तो लेट्स से दिस इज IC. सो ऊपर वाला ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जो नीचे है, यानी कि बजट लाइन और IC के बीच के जो एरिया होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जोन ऑफ इग्नोरेंस. ठीक है, व्हाट डू वी से, जोन ऑफ इग्नोरेंस. तो ऊपर ये है जोन ऑफ इग्नोरेंस. ठीक है, नीचे ये है जोन ऑफ इग्नोरेंस. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गई, दो जोन ऑफ इग्नोरेंस आ गई. ठीक है, तो दिस इज द डायग्राम विच यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. इस डायग्राम पे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपको इस डायग्राम पे कंफ्यूजन नहीं होगा ओनली देन आई विल बी एबल टू टेल यू द डेरिवेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व. ठीक है, सो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक बजट लाइन बनाई विच इज AB. ठीक है, और फिर उसके बाद में मैंने AB बजट लाइन बनाने के बाद में एक बंडल को चूज किया विच इज R. जब मैंने R को चूज कर लिया तो मुझे ये पता चल गया कि बिकॉज मैंने R को चूज किया है सो ऑल अदर बंडल विच आर अवेलेबल ऑन द ट्राइंगल ऑफ OAB और विद इन द ट्राइंगल OAB आर inferior to bundle R because I have chosen R. ठीक है, सो
फिर उसके बाद में मैंने ये कह दिया कि ये इंफीरियर है, तो इसको मैंने नाम दिया इंफीरियर बास्केट। ये सुपीरियर है, क्यों है सुपीरियर, तो इसको मैंने नाम दिया सुपीरियर बास्केट। और फिर मैंने आपको जोन ऑफ इग्नोरेंस के बारे में बताया। ये जो जोन ऑफ इग्नोरेंस है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी इन ड्राइविंग इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, ये वाला डायग्राम क्लियर हुआ। अब मैं एक डायग्राम और बनाती हूँ। ठीक है, अभी तक मैंने आईसी को ड्रॉ करने की बात नहीं की है, तो सबसे पहले मैं एक पैनल बनाती हूँ। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, आईसी को ड्राइव करेंगे। देखिए, जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको यही वाला एक डायग्राम बनाना है। अगर आपसे पूछा जाए दैट ड्राइव इंडिफरेंस कर्व थ्रू रिवील्ड प्रेफरेंस मेथड, द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज दिस डायग्राम। ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाए, केवल उसलिए आपको बताया है। ठीक है, ये पूरा डायग्राम आपको क्लियर है, ये मैं एज्यूम करके चल रही हूँ। ठीक है, अब हमें यह पता चल गया कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो आर से पास होके जाएगा। कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिली अबाउट द लोकेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व, कि जो हमारा बंडल है वो आर को हमने चूज किया, तो इंडिफरेंस कर्व हमारा आर से तो पास करेगा। इतना तो बेसिक क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि हमें वो सारे बंडल ढूंढने हैं ना जो हमें सेम सेटिस्फेक्शन दे। इंडिफरेंस कर्व का क्या मतलब होता है? इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है ऑल द पॉइंट ऑन कर्व गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। यानी कि वो कंज्यूमर को क्या करेंगे, इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया, दैट दे विल गिव द इक्वल सेटिस्फेक्शन। तो हमारा इंडिफरेंस कर्व आर से पास करेगा, इतना मुझे समझ में आ गया है। और ये जो आर से पास करेगा ना, इट विल लाई समवेयर बिटवीन बजट लाइन एंड दिस सुपीरियर बास्केट। मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ करती हूँ डायग्राम। दिस इज माई बजट लाइन और दिस, ठीक है, बजट लाइन में मैंने आर को चूज किया था एंड दिस इज एम एन। तो मुझे दो आइडिया लगे इंडिफरेंस कर्व के बारे में, कि पहला मेरा इंडिफरेंस कर्व आर से पास होगा और आर के आसपास होगा, थोड़ी लोकेशन मुझे पता चल गई। फिर दूसरा मुझे पता चला कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो बजट लाइन ए बी और जो मेरा शेडेड एरिया एम आर एन है इसके बीच में लाई करेगा। यानी कि ये जो ए बी मेरी बजट लाइन है और ये जो रेक्टेंगुलर बेस है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है सॉरी, इसके बीच में कहीं ना कहीं मेरा जो आईसी है लाई करेगा। मुझे इतना समझ में आ गया। ठीक है, आपको भी इतना समझ में आ गया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि अब ये जो हमारे जोन ऑफ इग्नोरेंस है, ए बी और बजट सुपीरियर बास्केट के बीच में मेरे क्या थे, जोन ऑफ इग्नोरेंस थे। ठीक है, दिस इज जोन ऑफ इग्नोरेंस। देखिए, यहाँ पे जो मैंने जोन ऑफ इग्नोरेंस बताया है ना, ये मैंने अज्यूम किया है कि ये आईसी है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। जो जोन ऑफ इग्नोरेंस है, बजट लाइन और नीचे भी ये जो मेरा जोन ऑफ इग्नोरेंस है, मुझे पता चल गया कि मेरा जो बजट लाइन ए बी और जोन ऑफ इग्नोरेंस है, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। क्या लाई करेगा इन दोनों के बीच में बेटा? व्हाट विल बी देयर? इंडिफरेंस कब? ठीक है, बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, मैम आपने बजट लाइन और आईसी के बीच में बताया। देखिए, बजट लाइन और आईसी के बीच में तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। अगर मैंने यहाँ पे आईसी ड्रॉ कर दिया है तो हम आईसी के डेरिवेशन कर ही क्यों रहे? मैंने जोन ऑफ इग्नोरेंस का कॉन्सेप्ट बताया था, तो बजट लाइन और रेक्टेंगल के बीच में जोन ऑफ इग्नोरेंस, क्योंकि यहाँ पे मैंने अजम्पशंस के थ्रू खुद अपनी मर्जी से आईसी को ड्रॉ किया है। ठीक है, तो मुझे समझ में आ गया कि जो मेरा रीजन है आईसी का, दैट इज बिटवीन द बजट लाइन एंड द जोन ऑफ एंड बजट लाइन और ये जो मेरा रेक्टेंगुलर एरिया है एमआरएन, इसके बीच में मेरा जो है इंडिफरेंस कर्व लाई करेगा। अब मुझे एग्जैक्ट पता करना है,
क्योंकि जोन ऑफ इग्नोरेंस तो बहुत बड़ा है, ये भी पूरा जोन ऑफ इग्नोरेंस है, ये पूरा जोन ऑफ इग्नोरेंस है, और ये भी पूरा जोन ऑफ इग्नोरेंस है। ये जो पूरा जोन ऑफ इग्नोरेंस था, इस जोन ऑफ इग्नोरेंस में हमने एक आईसी निकाल लिया था, ये रहा, ठीक है। लेकिन ये जोन ऑफ इग्नोरेंस तो ये पूरा है ना, दिस इज जोन ऑफ इग्नोरेंस एंड दिस इज जोन ऑफ इग्नोरेंस। तो इतने बड़े जोन ऑफ इग्नोरेंस में अब हमको क्या करना है, अब हमको ब्रेक डाउन करना है किस चीज को, कि जो जोन ऑफ इग्नोरेंस है इसके एरिया को हम छोटा करें, ताकि हमें एग्जैक्ट पता चल पाए कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो कहाँ और कैसे लाई करेगा। तो अब हम इस चीज को कैसे करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि मेथोडोलॉजी क्या है इंडिफरेंस कर्व निकालने की, कि हम प्राइसेस को कम ज्यादा करके कंज्यूमर के बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो नाउ लेट्स से सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम प्राइस ऑफ एक्स को कम कर देते हैं। अगर प्राइस ऑफ एक्स कम होता है तो मेरी बजट लाइन कैसी हो जाएगी, प्राइस ऑफ एक्स अगर मेरा कम होता है, सो दिस विल बी माय बजट लाइन, ठीक है, इतना समझ में आया। दिस विल बी माय बजट लाइन एंड लेट्स से मैं इस बजट लाइन का नाम दे देती हूँ सी डी। अब कंज्यूमर के पास दो चॉइस हैं, क्या दो चॉइस हैं, कि वो चाहे तो आर को भी चूज कर सकता है, या फिर जो यहाँ पे टी एक पॉइंट है, टी डी के नीचे भी कोई भी पॉइंट वो चूज कर सकता है, ठीक है। कंज्यूमर के पास दो चॉइस है, बट कंज्यूमर या तो टी पॉइंट को चूज कर सकता है, या फिर ये जो शेडेड एरिया है इसमें से कोई एक पॉइंट को चूज कर सकता है, ठीक है, समझ में आया। अब हमको केवल इसी डायग्राम पे काम करना है, ठीक है। टी को चूज कर सकता है, या फिर जो शेडेड एरिया है उसको चूज कर सकता है। तो कंज्यूमर ने क्या किया, कंज्यूमर ने एक्चुअली चूज किया टी, ठीक है, कंज्यूमर ने क्या किया, टी को चूज किया। और जब उसने टी को चूज किया तो उस केस में क्या हुआ कि एक कंसिस्टेंसी की अगर हम अजम्पशन लगाएं तो टी डी उसके पास अवेलेबल था, तो ही प्रेफर टी टू टी डी। ये जो शेडेड एरिया है, उस पूरे शेडेड एरिया में से वो चाहे तो किसी भी पॉइंट को कंज्यूम कर सकता था, बट उसने टी को चूज किया। टी को चूज करने का मतलब ये है कि ही कंसीडर ऑल द अदर पॉइंट्स ऑन टी डी एज इंफीरियर, ठीक है। हमने हमेशा से बताया है कि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में अगर हम किसी एक बंडल को या किसी एक पॉइंट को चूज कर लेते हैं तो वी ट्रीट ऑल अदर बंडल एज इंफीरियर बंडल, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो जब कंज्यूमर ने टी को चूज किया, ठीक है, देखिए बजट लाइन ए बी है, ये क्या है, मेरी इनिशियल बजट लाइन, ठीक है, इनिशियल बजट लाइन यानी कि इनिशियल प्राइस इनकम सिचुएशन। ये जो इनिशियल प्राइस इनकम सिचुएशन है ना ए बी, इस इनिशियल प्राइस इनकम सिचुएशन में कंज्यूमर के पास दो चॉइस थी, आर और टी, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, अगर हम ए बी की बात करें तो उस पे आर भी लाई कर रहा है और टी भी लाई कर रहा है, आर भी लाई कर रहा है और टी भी लाई कर रहा है, ठीक है। सो अब कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर ने इनिशियली क्या किया, आर को प्रेफर किया इन कंपैरिजन टू टी, यानी कि जब उसके पास ऑप्शन था कि वो आर और टी दोनों को कंपेयर कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है, तो उसने किसको कंज्यूम किया, आर को कंज्यूम किया, ठीक है। नाउ जो है न्यू बजट सिचुएशन, जब न्यू बजट सिचुएशन आई और न्यू बजट सिचुएशन में जो मेरा ए बी था वो शिफ्ट होके मेरी जो बजट लाइन थी वो सी डी हो गई, और जब मेरी बजट लाइन शिफ्ट होकर सी डी हुई तो उसमें मैं क्या प्रेफर कर रही हूँ, टी, और टी को किसके कंपैरिजन में प्रेफर कर रही हूँ, टू ऑल द शेडेड एरिया, टी इज प्रेफर टू ऑल द पॉइंट इन द शेडेड एरिया। अब देखिए इनिशियल प्राइस इनकम सिचुएशन में मैं क्या प्रेफर कर रही हूँ, आर इज प्रेफर टू टी। दूसरे इनिशियल इनकम सिचुएशन, दूसरे इनकम सिचुएशन में मैं क्या प्रेफर कर रही हूँ, टी इज प्रेफर टू टी बी डी, ठीक है। सो कैन आई से दैट आर इज प्रेफर टू टी बी डी,
बाय द अजम्पशन ऑफ ट्रांजिटिविटी। देखिए मैंने ट्रांजिटिविटी की अजम्पशन पढ़ाई थी अभी, मैंने क्या पढ़ाई थी ट्रांजिटिविटी के जंक्शन में, इफ ए इज चूजन बिटवीन ए एंड बी एंड बी इज चूजन बिटवीन ए एंड सी, तो ए और सी के बीच में कंज्यूमर क्या चूज करेगा, ए को चूज करेगा। सेम वे यहां पे देखिए, सेम वे अगर आर और टी के बीच में से हम किसको चूज कर रहे हैं, आर को चूज कर रहे हैं। आर और टी के बीच में से कंज्यूमर ने किसको चूज किया था, पहली पहली बजट इनकम सिचुएशन में, पहली बजट लाइन में क्या था, आर को। टी और टीबीडी में उसने किसको चूज किया, टी और टीबीडी, जोन ऑफ इग्नोरेंस, ये सब देखा हमने अभी कि शेडेड एरिया में से उसने टी को चूज किया है। सो नाउ आर और टी में से वो किसको चूज करेगा, आर को चूज करेगा बाय द जंक्शन ऑफ ट्रांजिटिविटी। इतना समझ में आ गया कि टी विल बी प्रेफर टू कॉम्बिनेशन इन द शेडेड एरिया। तो ये तो समझ में आ गया कि जितने भी पॉइंट हैं ऑन आर, दे आर इंफीरियर टू दिस पॉइंट। ठीक है, यानी कि जो आर है उसको हम प्रेफर कर रहे हैं ओवर टी और ओवर टीबीडी। इसका मतलब ओवर टी और द एरिया टीबीडी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आर को चूज करने के बाद कि टी और टीबीडी हमको क्या है, इंफीरियर है ये हमारे लिए, इसीलिए हमने इनको चूज नहीं किया। और अगर ये इंफीरियर है तो यहाँ पे इतने एरिया में तो मेरा आईसी पास नहीं हो सकता, क्योंकि आईसी का बेसिक रिक्वेजिट क्या है, आईसी का बेसिक रिक्वेजिट है कि इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे, और ये इक्वल सेटिस्फेक्शन तो नहीं दे रहे हैं। अब दे रहे हैं क्या इक्वल सेटिस्फेक्शन, नहीं दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि इंफीरियर है। ठीक है, तो हमारा ये जो एरिया है वो पूरा एलिमिनेट हो गया। अब कितना एरिया बचा हमारा बजट लाइन पे, कि हमारा जो बजट लाइन अब बची है वो 80 तक बची है। ठीक है, तो हमको ये समझ में आ गया है कि जो मेरा बजट लाइन है उसमें से हमने ये वाला जो एरिया था उसको एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, समझ में आया। अब हम ऊपर वाले जोन ऑफ इग्नोरेंस की बात करते हैं। सो ये ऊपर वाला जोन ऑफ इग्नोरेंस की बात करते हैं, तो देखते हैं कि इसमें से कितना एरिया एलिमिनेट होता है और कितना एरिया बचता है। ठीक है, अगेन सेम प्रोसीजर, क्या करना है, प्राइस को वेरी करना है। तो लेट्स से इस बार हमने जो प्राइस है ना वो गुड का बढ़ा दिया है। अगर हमने प्राइस जो है वो गुड का बढ़ा दिया है, अगर प्राइस ऑफ गुड एक्स बढ़ेगा तो हमारा बजट लाइन जो है वो पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। पहले जब प्राइस कम हुआ था तो बजट लाइन आगे की तरफ शिफ्ट हुआ था, अब मेरा प्राइस जो है वो कम हो गया है तो मेरा बजट लाइन जो है वो आगे की तरफ पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट कीजिए पीछे की तरफ मेरा बजट लाइन। ठीक है, और ये जो मेरा बजट लाइन है ना, दैट विल गो थ्रू ऑन माई ओरिजिनल बंडल। ठीक है, वो मेरे ओरिजिनल बंडल से पास करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, दैट इट विल पास थ्रू माई ओरिजिनल बंडल। इतने में कोई कंफ्यूजन? सो ड्रॉ ए बजट लाइन जो कि मेरे ओरिजिनल बंडल से पास हो। ठीक है, क्योंकि मेरा बजट प्राइस जो है गुड का वो बढ़ गया है। ठीक है, तो मेरी जो बजट लाइन है वो पीछे की तरफ शिफ्ट होगी, बट कंडीशन क्या है कि मेरा जो ओरिजिनल बंडल है वो भी अफोर्डेबल रहेगा। सो लेट्स से समवॉट लाइक दिस। तो इस बजट लाइन को मैं नाम देती हूँ ई एफ। ठीक है, दिस इज माई न्यू बजट लाइन ई एफ। क्लियर हो गया इतना? ई एफ जो है वो मेरा बजट लाइन है, एंड नाउ मेरे को देखना है कि कौन से एरिया में मेरा लाई कर सकता है इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो कंज्यूमर के पास दो चॉइस है। अगेन ओरिजिनल बजट इनकम सिचुएशन में वो क्या चूज कर रहा है, ओरिजिनल बजट या फिर प्राइस इनकम सिचुएशन में वो आर को चूज कर रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स से जो कंज्यूमर है वो एस को चूज कर रहा है। ठीक है, जब प्राइस हमारा कम हुआ तो उस कंडीशन में लेट्स से हमारा जो कंज्यूमर है वो एस को चूज कर रहा है, ये वाला जो पॉइंट है वो इसको चूज कर रहा है। ठीक है, अब देखिए कंज्यूमर अगर एस को चूज कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, बहुत बेसिक और बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि वी कैन से कि ऑल द पॉइंट्स आर कंसीडर्ड इंफीरियर। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हैं वो इंफीरियर कंसीडर किए जाते हैं इन कंपैरिजन टू एस। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर से अपना एक रेक्टेंगुलर शेडेड एरिया बना लेते हैं।
ठीक है, रेक्टेंगुलर शेडेड एरिया बन गया SUK। ठीक है, दिस इज माय शेडेड एरिया। और मैंने क्या बताया था कि ये जो USK है, इस USK में ऑल पॉइंट्स आर कंसीडर्ड सुपीरियर पॉइंट्स। क्यों सुपीरियर पॉइंट्स है? क्योंकि एक जो कंज्यूमर है वो परेटो सेंस में बिहेव करता है, या जो कंज्यूमर है वो परेटो रेशनल है। इसका मतलब कि या तो बोथ द गुड्स का कंजम्पशन ज्यादा होगा, या फिर एक का ज्यादा होगा और दूसरे का सेम होगा, या फिर दूसरे का कम होगा, या फिर y का बढ़ेगा और x का जो कंजम्पशन है वो सेम होगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है सुपीरियर बास्केट्स वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे समझा दिया। अब क्योंकि हमने ये माना है कि जो कंज्यूमर है दैट इज बिहेविंग रेशनली, और दैट ही इज बिहेविंग रेशनली इन द परेटो सेंस, ठीक है, तो यानी कि जब वो परेटो सेंस में बिहेव कर रहा है, और ये जो बंडल है USK दैट इज द सुपीरियर बंडल, ठीक है, तो कंज्यूमर विल ऑलवेज प्रेफर टू मूव टू दिस जोन। कंज्यूमर हमेशा चाहेगा कि वो मूव करे अपनी सुपीरियर जोन में। तो जो बास्केट है USK में, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, मैं अलग कलर से लिख देती हूँ, ठीक है, इसमें क्या है कि जो बास्केट है USK में दैट विल प्रेफर टू S। कंज्यूमर को चॉइस मिले कि उसको एस पे ही कंज्यूम करना है या यूएसके में मूव करना है। सिंस यूएसके इज द सुपीरियर बास्केट, कंज्यूमर विल लव टू मूव टू द यूएसके। और जो एस है वो प्रेफर हो रहा है आर से, यानी कि एस और आर में से कंज्यूमर किसको चूज कर रहा है? एस को, ठीक है। आर और एस दोनों बंडल को चूज करने की उसके पास ऑप्शन था। जब बजट लाइन चेंज हुई और जो हमारी बजट लाइन थी वो हमारे इनिशियल बंडल आर से मूव हुई, और जब वो इनिशियल बंडल आर से मूव हुई तो उस केस में क्या हुआ कि जो आर है और जो एस है, ठीक है, तो कंज्यूमर इज प्रेफरिंग एस ओवर आर, क्योंकि कंज्यूमर ने आर को चूज नहीं किया, एस को चूज किया। अब देखिए यूएस के और एस में से कंज्यूमर ने किसको चूज किया? तो बाय द अजम्पशन ऑफ ट्रांजिटिविटी, by the assumption of transitivity, can we say that basket USK will be preferred to R? ठीक है, क्योंकि बास्केट यूएसके और एस में से वो किसको चूज कर रहा है? बास्केट यूएसके को। और एस और आर में से वो किसको चूज कर रहा है? एस को। सो अगेन जो कंज्यूमर को अगर चॉइस मिलेगा यूएसके और आर में से किसी एक को चूज करने का, तो वो किसको चूज करेगा? यूएसके, बाय द अजम्पशन ऑफ ट्रांजिटिविटी। ठीक है, इतना समझ में आ गया दैट बास्केट इन यूएसके आर प्रेफर्ड टू आर सिंस इट इज द सुपीरियर बास्केट, और हम आर के कंपैरिजन में इसको प्रेफर कर रहे हैं, सुपीरियर है। ये वाला इंफीरियर था इसीलिए कैंसिल हो गया, ये वाला सुपीरियर था तो ये वाला कैंसिल हो गया। तो वी हैव कैंसिल्ड आउट ऑल दिस एरिया। जोन ऑफ इग्नोरेंस के जो ये वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट यहां तक, एस पॉइंट तक, यहां तक हमारा आईसी लाइन ही करेगा। तो हमने नैरो डाउन कर दी अपनी सिचुएशन को। जो मेरा ए बी एक बजट लाइन था, उस ए बी बजट लाइन में मैंने नीचे से टीबी डी एरिया को पॉइंट आउट कट कर दिया, यानी कि जो और ऊपर से मैंने यूएस के एरिया को कट डाउन कर दिया। नाउ इफ यू विल अंडरस्टैंड कि ये वाला पॉइंट जो है, ये यहां तक का शेडेड एरिया जो ये यहां तक कट डाउन हो गया, यहां तक कट डाउन हो गया, ठीक है। तो मेरे को इतना समझ में आ गया कि मेरा जो बजट लाइन है वो समवेयर लाई करेगा बिटवीन ऐसे, दिस विल बी माई आईसी, समवेयर इट विल लाई लाइक दिस। यानी कि हम और प्राइस इनकम सिचुएशन को वेरी करते जाएंगे, और जो हमारा एरिया है
उसको नैरो डाउन करते जाएंगे, उसको नैरो डाउन करते रहेंगे, तो जो रिवील्ड प्रीफरेंस थ्योरी है उससे हमें पता चल जाएगा कि कंज्यूमर एक्चुअल में डिफरेंट चॉइसेस में, डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में कैसे बिहेव कर रहा है, और फिर हम आईसी को अपना ड्राइव कर सकते हैं। मैं अगेन एक चीज को पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि इसमें भी हमें एग्जैक्ट आईसी नहीं मिला है, मैंने सिर्फ आपको शेप बनाकर दिखाई है। मैंने आपको बताया है कि कहाँ पे लाइक करेगा आईसी, ठीक है। और जब बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम आपने तो आईसी बना दिया था और बजट लाइन और आईसी के बीच में जोन ऑफ इग्नोरेंस बताया था, तो बेटा मैंने सिर्फ ड्राइव करने के पर्पज से बताया था जोन ऑफ इग्नोरेंस विल ऑलवेज लाई बिटवीन बजट लाइन एंड दैट सुपीरियर बास्केट, ठीक है। तो समझ में आ गया किस तरीके से करना है। अब रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में केवल हमें यही नहीं बताया गया कि आईसी कर्व जो है वो एग्जिस्ट करता है, उसमें यह भी बताया गया कि जो आईसी है वो कॉन्वेक्स है ओरिजिन के। जैसे हमने इसे नेगेशन के थ्रू प्रूव किया है कि हम मान लेते हैं और फिर हमने उसको हटा दिया, तो हमने क्या किया, धीरे धीरे एरिया को कम करते गए और एरिया को एलिमिनेट करने के बाद हमें पता चला कि ये जो एरिया है दैट विल बी द आईसी। अब हम ये देखेंगे कि जो मैंने आईसी इस तरीके से बनाया है ना, ये इस तरीके से ही क्यों बनाया है, इस एरिया में और भी तो इस तरीके से भी तो आईसी बन सकता है, इस तरीके से भी तो आईसी बन सकता है, और भी तो बहुत तरीके से आईसी बन सकता है, बट क्यों मैंने यही शेप बनाई है आईसी की, वो मैं आप समझा रही हूँ। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए द ड्राइव द आईसी विद द हेल्प ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी या रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच से किस तरीके से आईसी को ड्राइव किया गया है, आप वो लिखिए। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इस तरीके से ड्रॉ कीजिए आईसी को, ठीक है। यहाँ पे आपने आईसी ड्राइव कर दिया एंड देन डू नॉट फॉरगेट, डू नॉट फॉरगेट, आप एक अलग डायग्राम में डू नॉट फॉरगेट टू टेल दैट व्हाई आईसी इज लुकिंग लाइक दिस, ठीक है। व्हाई आईसी इज नॉट टेकिंग एनी अदर शेप, यू गॉट टू राइट दैट, ठीक है। तो मैं अब आपको बता रही हूँ दैट व्हाई आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। आईसी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है, ये अब मुझे प्रूव करना है, और एग्जाम में आपसे कॉन्वेक्सिटी पूछी जाए या ना पूछी जाए, अगर इंडिफरेंस कर्व की बात हो रही है तो कॉन्वेक्सिटी आपको खुद से लिखनी है, ठीक है। तो करते हैं, आईसी होता है मेरा बंडल ऑन ए कर्व दैट गिव्स सेम सेटिस्फेक्शन, जो कि मेरे को क्या कर रहे हैं, सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। मैं रफली ड्रॉ कर रही हूं, ठीक है। दिस इज माई आईसी, इस पे मैं ए पॉइंट को चूज करूं, बी पॉइंट को चूज करूं, सी पॉइंट को चूज करूं, डी पॉइंट को चूज करूं, ऑल ऑफ देम आर गिविंग मी द सेम सेटिस्फेक्शन। क्या हुआ, सब मेरे को सेम सेटिस्फेक्शन जो है वो दे रहे हैं, बिकॉज दे आर गिविंग मी द सेम सेटिस्फेक्शन। सो व्हाट वी नीड टू डू, व्हाट वी नीड टू डू, हमें वो सारी शेप देखनी है जिन शेप पे सेम सेटिस्फेक्शन मिले। यानी कि कोई भी ऐसी शेप जो इंफीरियोरिटी या फिर सुपीरियोरिटी की तरफ लेकर जाए, हम क्या करेंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे। अब मैं बहुत अच्छे से डायग्राम बनाती हूँ और बताती हूँ दैट व्हाई आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। good x this is good x, this is good y, ठीक है। लेट्स से ए बी मेरा एक बजट लाइन है और उस पे जैसे कि मैंने माना कि ये एक मेरा आईसी है, ठीक है, मैंने मान लिया। अब इसके अलावा दो शेप्स पॉसिबल है, पहली बजट लाइन आईसी के टेंजेंट हुई
और इस पॉइंट को हमने माना आर, कि कंज्यूमर कौन सा बंडल चूज कर रहा है, आर। अगर हम रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के मेथड से देखें तो हम आर को चूज कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कंज्यूमर को आर के अलावा सारे बंडल इंफीरियर लगते हैं। ऑन द ट्राइंगल OAB और विद इन द ट्राइंगल OAB कंज्यूमर को बाकी सारे बंडल जो हैं वो इंफीरियर लग रहे हैं। नाउ लेट्स से ये एक शेप हो सकती है विच इज LK, दूसरी शेप हो सकती है विच इज कॉनकेव शेप, इसका भी नाम दे देते हैं GH। अब हमको ये प्रूव करना है कि बाकी की जो सारी शेप्स हैं वो क्यों IC की शेप नहीं है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात, इनडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो सकता। देखिए इनडिफरेंस कर्व परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में स्ट्रेट लाइन था, याद कीजिए, याद कीजिए। स्ट्रेट लाइन के केस में वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में स्ट्रेट लाइन था जिसमें MRS कांस्टेंट था, और MRS कांस्टेंट था इसीलिए जो मेरे ICs थे दे वर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ इस केस में मेरा जो IC है वो AB नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि AB पर कंज्यूमर ने R बंडल को चूज कर लिया है। अगर उसने R बंडल को चूज कर लिया है तो इसका मतलब ऑल अदर पॉइंट्स ऑन AB आर इंफीरियर टू R। बाकी सारे बंडल्स जो AB पे लाई करते हैं दे आर इंफीरियर टू R, एंड सिंस दे आर इंफीरियर टू R वो IC नहीं हो सकते, क्योंकि IC का बेसिक रिक्वाजिट क्या है, सेम सेटिस्फेक्शन देना है। नाउ अब अगर हम LK की बात करें, LK, क्या हमारा LK जो है वो IC हो सकता है? देखिए ये जो है मेरा LK मेरा IC हो सकता है। LK पर भी एक पॉइंट है R। R से अगर हम ऊपर की बात करें तो आप याद कीजिए ये सुपीरियर बास्केट है, तो ये कंज्यूमर के लिए अफोर्डेबल ही नहीं है, सुपीरियर है, ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। तो LK में से RK वाला पार्ट तो हमारा इंडिफरेंस कर्व नहीं हो सकता। अब LK दो पार्ट में है ना, LK पे एक हमने बंडल को चूज किया R, और उस बंडल को चूज करने के बाद वो पार्ट में हो गया डिवाइड दो में, एक है मेरा RK और एक है मेरा RL। RK मेरा अपर साइड है, मेरी सुपीरियर जोन में है, तो ये मेरा सुपीरियर बास्केट में है, तो इतना एरिया तो मेरा IC नहीं हो सकता। ठीक है, दिस इज अगेन नॉट IC। क्या मेरा RL जो है वो IC हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इनिशियली जब कंज्यूमर के पास OAB बजट स्पेस था, यानी कि कंज्यूमर इस बजट स्पेस में कुछ भी खरीद सकता था, यानी कि कंज्यूमर के पास पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी थी कि वो RL, ये जो कर्व है, इसके किसी भी पॉइंट को कंज्यूम कर सकता है। तो जब कंज्यूमर के पास पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी थी टू कंज्यूम ऑन RL बिकॉज दैट वाज लाइंग इन द बजट स्पेस OAB, तब भी उसने कंज्यूम नहीं किया, तो वो क्या हो गया, इंफीरियर हो गए। ठीक है, तो ये जो ऊपर की तरफ RK है वो सुपीरियर बास्केट है, और जो नीचे की तरफ है वो मेरा इंफीरियर बास्केट है। क्योंकि सुपीरियर बास्केट है, नीचे इंफीरियर बास्केट है, कहीं पर मेरा IC की लैंग्वेज में बोलूं तो कहीं पर मेरी यूटिलिटी ज्यादा होगी और कहीं पर मेरी यूटिलिटी कम होगी। यूटिलिटी सेम तो है ही नहीं। अगर यूटिलिटी सेम होती तो वो क्या होता, मेरा IC कर्व होता। ठीक है, अगेन नेक्स्ट जो हमारी शेप बचती है वो है ये दैट इज कॉनकेव शेप। ठीक है, अब मेरा जो IC है ना वो कॉनकेव शेप का भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये R को छोड़ने के बाद जितने भी सारे पॉइंट्स थे ना पहले बजट स्पेस OAB में, ये सारे पॉइंट्स भी कंज्यूमर के लिए अवेलेबल थे। कंज्यूमर चाहता तो इनिशियल बजट इनकम सिचुएशन में, इनिशियल बजट लाइन में, इनिशियल प्राइस इनकम सिचुएशन में इसको कंज्यूम कर सकता था, बट कंज्यूमर ने कुछ भी चूज नहीं किया। उसका रीजन ये है कि जो GH है
उसमें लेस गुड है एज कंपेयर टू आर। ठीक है, लेस गुड है, इट हैज लेस गुड एज कंपेयर टू आर। और हमारा कंज्यूमर क्या है, हमारे कंज्यूमर को हमने क्या माना है कि वो परेटो सेंस में रेशनल है, परेटो रेशनल है। इसका मतलब ही विल प्रेफर मोर ऑफ गुड टू लेस। ठीक है, तो वो कॉनकेव शेप भी नहीं हो सकती, स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती, कॉनकेव शेप नहीं हो सकता, ये शेप नहीं हो सकती, तो बची कौन सी, केवल यही एक शेप बची है। इसीलिए हमने बोला कि जो आईसी है वो कॉन्वेक्स होगा ओरिजिन के। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो आईसी की शेप बनाई थी वो कॉन्वेक्स बनाई थी। आईसी की शेप मुझे एग्जैक्ट मिली नहीं थी, बट मैंने अपने तरफ से बनाई थी। और आईसी की जो कॉन्वेक्सिटी है वो बहुत ज्यादा इस चीज पे, हमारी जो आईसी कॉन्वेक्स आया उसका एक बेसिक फैक्ट या फिर बेसिक जो रिक्वाइजिट और जो बेसिक कंडीशन है आईसी का कॉन्वेक्स आने का, वो ये है कि कंज्यूमर डज नॉट प्रेफर इंडिफरेंस। यानी कि हम स्ट्रॉन्ग ऑर्डर हाइपोथेसिस में बिलीव करते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर हाइपोथेसिस में क्या था कि कंज्यूमर ए और बी में से ए को प्रेफर करता है, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कंज्यूमर ए और बी के बीच में इंडिफरेंट हो जाए। दैट इज नॉट द possibility. Because of this assumption, we are able to derive that IC is convex to the origin. इसी के साथ में रिवील्ड प्रीफरेंस थ्योरी के जितने भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट थे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स पूछे जा सकते थे, वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसका रिवील्ड प्रीफरेंस थ्योरी का क्रिटिकल इवेल्युएशन करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर गाइस। आई जस्ट होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आई हैव सीन इन माय एनालिटिक्स कि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। आई हैव टारगेट ऑफ फिनिशिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। Until next time, I see you again. Keep loving us. Thank you so much.